गरीब बहू को मिला खानदानी सपनों का घर। हाँ भाभी, आपका गृह प्रवेश तो हो गया। अब मैं आपको कमरे में छोड़ने से पहले अपना घर घुमा देती हूँ। देखना, आपको हमारा घर बहुत पसंद आएगा। माँ, मैं भाभी को घर दिखाऊं क्या? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तो खुद तुझसे यही बोलने वाली थी। दिखा दे अपनी भाभी को घर। मैं तो थक गई हूँ, तुम लोग कमरों में जाओ तो फिर मैं भी जरा आराम कर लूंगी। गीता की बात सुनकर मोना अपनी भाभी को अपना घर दिखाने लगी। मोना सुमेधा की ननद थी। सुमेधा की आज ही एक अमीर घर में शादी हुई थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। सुमेधा को उसकी नंद अपना घर दिखाने लगी। भाभी, मैं ना अपने कमरे से शुरू करती हूँ। ये है मेरा कमरा, आप इसे अपना सीक्रेट बेस भी बना सकती हो। मजाक था। ये है हमारा लिविंग रूम। देखिए, ये सोफा भाई का फेवरेट है। और ये है हमारे घर का बड़ा सा किचन। कहते हैं कि औरत की आधी जिंदगी किचन में ही बीत जाती, इसीलिए मेरे बाबा ने इस किचन को इतना बड़ा और अच्छा बनवाया है कि इसमें आधी क्या पूरी जिंदगी भी अच्छे से गुजरे। तो फिर कैसा लगा आपको आपका नया घर? अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना ज्यादा अच्छा है कि बस मैं क्या ही बताऊं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसे गरीब घर की लड़की को इतना अमीर सपनों जैसा मनपसंद ससुराल मिल जाएगा। ये घर मेरे मायके के घर से बहुत ज्यादा बड़ा है। सच में ये तो महल है, महल। सुमेधा ऐसे ही बोलते हुए अपनी कुछ घंटों पुरानी जिंदगी में खो गई कि किस तरह वो पहले अपने मायके में रहती थी। माँ, मेरी शादी है। बुआ जी आने की बात कर रही हैं। अगर बुआ आ गई तो हम उन्हें कहाँ सुलाएंगे? मेरा मतलब बुआ जी के बच्चे भी साथ होंगे, लेकिन घर में तो इतनी जगह ही नहीं है। सही कहा, यही मैं सोच रही हूँ। और बेटा, तेरी बुआ जी तो आने के लिए निकल गई हैं और वो तो जरूर आएंगी। अरे, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं बाहर चारपाई डालकर सो जाऊंगा। तुम लोग अंदर एडजस्ट हो जाना और बुआ भी अंदर ही सो जाएगी। बाबा, आजकल हादसों का होना आम सी बात हो गई है। लोग अपने घरों में तो सुरक्षित है नहीं, ऐसे में आप बाहर सोओगे? अरे बेटा, ऐसी घटनाओं से डरा नहीं करते हैं। डरते वो लोग हैं जिनका ऊपर वाले में विश्वास कम हो। अगर कुछ होना होगा तो 7 दरवाजों के पीछे भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तू चिंता ना कर, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। अमरीश ऐसे बोलकर अपनी खाट को बाहर उठा ले गया और अपने घर से ही सटाकर सोने को लेट गया। कुछ देर बाद ही अमरीश की बहन आ गई, जिसके लिए सुमेधा और गायत्री ने किसी तरह घर में ही जगह बनाई और एडजस्ट होकर उन लोगों ने अपनी नींद को पूरा किया। क्या बात है भाभी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मोना, बस घर की याद आ रही थी। घर की याद तो अभी आएगी ही। वैसे हम यहाँ आपको कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। चलो, अब मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आती हूँ। मोना सुमेधा को उसके कमरे में ले गई और उसके बाद सभी आराम करने को चले गई। ऐसे ही अगले दिन। सुमेधा बेटा, उठ गई कि नहीं? जी माँ जी, वो मैं बाथरूम में थी, बस इसीलिए दरवाजा खोलने में देर लग गई। कोई बात नहीं, तू क्यों घबरा रही? और बेटा, नहाने के बाद ये क्या पहन लिया तूने? ये मेरा खानदानी घर है और आज तो तेरी कई रस्में भी होनी है। ये ले, मैं तेरे लिए कपड़े और गहने लेकर आई हूँ, इन्हें पहनकर नीचे आ। जी माँ जी। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी लग रही है, और गहने ये भी कितने अच्छे हैं। आज मेरे पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं पहनने को। और एक वो दौर भी था जब मैं कपड़ों को तरसती थी। ये या ये? माँ बताओ ना, आज मैं ये पीला सूट पहनकर जाऊं या ये जामुनी वाला? इस पीले में तो कई पेच हैं, और साथ ही जो सूट तूने पहना हुआ था इससे पहले तूने पीला ही पहना है, तो इस वजह से ये जामुनी पहन ले। ठीक है माँ, मैं ये पहनकर जाऊंगी। सुमेधा ने अपनी जामुनी रंग का सूट पहना और उसे पहनकर वो कॉलेज को निकल गई। कॉलेज पहुंचते ही उसने देखा, अरे तुम तीनों तो आज काले काले कपड़ों में आई हो। ये इत्तेफाक है या प्लान किया था? हाँ, हमने ग्रुप चैट से डिसाइड किया था कि हम सभी आज ब्लैक कलर पहन कर आएंगे। बाय द वे, तेरे पास तो फोन ही नहीं है, और अगर तुझे बता भी देते तब भी तू कौन सा हमसे मैचिंग के कपड़े पहन लेती। तेरे पास तो बस वही 3 सूट है जिनको घुमा फिरा कर तू पहनती रहती है। सुमेधा की सहेलियों ने उसे ऐसे ही कपड़ों को लेकर बात मारी, जिनको सुनने के बाद सुमेधा की आंखें आंसुओं से भर गई। लेकिन यही उसकी सच्चाई थी, जिसकी वजह से वो कुछ बोली नहीं। भाभी, हो गई क्या तैयार? हाँ हाँ, बस हो गई, आ रही हूँ। सुमेधा जल्दी जल्दी से अपनी सास के दिए हुए कपड़ों और गहनों को पहनकर तैयार हुई, जिसके बाद वो नीचे आई और उसने अपनी पहली रसोई की रस्म की। वाह, मेरी रसोई में तो राशन भरा पड़ा है। मुझे मेरे सपनों जैसा ससुराल मिला है। एक तरफ मेरे मायके की रसोई थी जिसमें आटा भी बड़ी मुश्किल से आ पाता था, और यहाँ इतना कुछ है कि बस मैं क्या बताऊं। सुमेधा बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने सभी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया और सभी को खाना बनाकर खिलाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब सुमेधा की शादी हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। हर रोज सुमेधा को इस 1 हफ्ते में वो चीजें मिली थी जिनकी वो कभी कल्पना भी नहीं की। ऐसे ही आज बारिश हो रही थी।
आहा, आज तो सुबह से ही बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुमेधा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। काम पर तो अब मैं जा नहीं सकता हूँ, तो कहीं अच्छी सी जगह घूम कर आते हैं। बाहर बारिश हो रही है और आप मुझे घुमाने लेकर जाओगे? हाँ हाँ, तो अच्छा ही तो है। वैसे भी ऐसे ही मौसम में तो घूमने का असली मजा आता है। चलो तैयार हो जाओ। ऋतिक ऐसे बोलकर चला गया। सुमेधा कमरे से बारिश देखने लगी और कमाल है, आज सुबह से ही बारिश हो रही है और मुझे महसूस भी नहीं हुआ। मायके में जब बारिश होती थी तो 4 बूंदे गिरते ही माथे पर तौलियां आ जाती थी और लगता था कि ये मौसम कभी भी ना आए, और आज बारिश आने पर खुशी हो रही है। माँ, बूंदे आ रही हैं, आसमान में घटा फिर गिर आई है, लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी से बिस्तर समेट दे और उन्हें कोने में रख देना, नहीं तो टपका लगने से सारे बिस्तर भी गीले हो जाएंगे। हे भगवान, ये बारिशें बड़ा दुख देती हैं। मैं जल्दी से रसोई समेट देती। गायत्री ने ऐसे बोला ही था कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के आते ही सुमेधा के घर में ऐसे टपका लगने लगा जैसे कि उनके सिर पर कभी छत भी नहीं थी। माँ, मुझे जल्दी जल्दी से बर्तन दो, देखो तो जरा कितना ज्यादा टपका लग रहा है। अगर बर्तन नहीं रखे तो सारे घर में फिर से कीचड़ हो जाएगा। सुमेधा ने टपका लगी हुई जगहों को जल्दी से बड़े बड़े बर्तनों से ढका, लेकिन फिर भी टपका इतनी जगह से लग रहा था कि घर में बचाते बचाते ही कीचड़ हो गया। और कुछ इस तरह से सुमेधा की बारिश गुजरी। अरे सुमेधा, तैयार नहीं हुई अभी तक? हाँ, बस हो रही हूँ। माँ ने भी बोल दिया है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, साथ चलेंगे। ऋतिक के बोलने पर सुमेधा तैयार हुई और फिर वो गाड़ी में बैठकर ऋतिक के साथ घूमने जाने को निकल गई। गाड़ी में बैठकर भी सुमेधा बस यही सोच रही थी कि उसकी जिंदगी ने किस तरह से बदलाव लिया है। जब तक वो बाहर रही उसके दिमाग में अपने मायके की ही बातें घूमती रही। ऋतिक भी ये सब नोटिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। ऐसे ही अगले दिन सुमेधा खाना बना रही थी कि तभी सुमेधा बेटा, यहाँ तो आना। जी माँ। माँ, बाबा, आप दोनों यहाँ? मेरी बच्ची सुमेधा। माँ। आज अचानक से सुमेधा के माँ बाप उसके आलीशान ससुराल आ गए थे, जिनको देखकर सुमेधा के आंसू नहीं रुक पाए। काफी देर उसकी आंखों से आंसुओं का झरना झरझर बहता रहा और फिर बाबा, अचानक से कैसे आना हुआ? तुझसे मिलने का दिल कर रहा था। सोच रहे थे कि अपनी राजकुमारी को एक नजर देखाएं। वैसे हमें आज सुबह ही ऋतिक लेकर आया है। अरे ऋतिक से हमने ही बोला था कि जरा 2-4 दिन को बहू के माँ बाप को घर ले आए। जब से शादी होकर सुमेधा बेटी आई है, बड़ी खोई खोई रहती है और आपको बहुत याद भी करती है, तो हमने सोचा कि आपको देखकर खुश हो जाएगी। शुक्रिया ससुर जी और माँ जी, जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। माँ बाबा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये जिंदगी मेरी उस जिंदगी से बहुत अलग है जिसको मैं छोड़ कर आई हूँ। यहाँ हर चीज अच्छी है। आपको पता है, ये मेरा सपनों का मनपसंद ससुराल है। होगा ही, जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनके सपने जरूर पूरे होते हैं। सब आपकी ही बदौलत है माँ बाबा। आपके ही संस्कारों की वजह से ऋतिक ने मुझे पसंद किया और मेरी इनसे शादी हो पाई। अब आप दोनों बैठिए, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बताइए कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं? माँ को पकौड़े पसंद है और बाबा को हलवा। मैं अभी बना कर लाती हूँ। सुमेधा खुशी खुशी अपने माँ बाप के लिए उनके पसंद की चीजें बनाने को लग गई। बस फिर क्या था, सुमेधा के माँ बाप के घर आने से अब सुमेधा बार बार अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं सोचती थी। अब उसकी खुशी खुशी ससुराल में समय गुजर रहा था और सब कुछ ठीक था। गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का पानी घर और रसोई। चिलचिलाती गर्मी में किरण रसोई में चावल धोते हुए पसीने से भीगी पड़ी थी। इस गर्मी ने तो कसम से भूचाल मचा कर रख दिया। पानी भी लावे जितना खौल रहा है। चावल धोने में ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथों में छाले पड़ गए। सच में इस गर्मी के मौसम ने तो सुकून छीन रखा है। सवेरा चढ़ता नहीं कि सूरज देवता आग उगलने लगते हैं। गर्मी से रात में नींद नहीं पड़ती और सवेरे रसोई में खाना पीना बनाने में लगना पड़ता है। 5 बहू गर्मी में रसोई के काम में जुटी थीं, तभी पानी का अभाव देखकर बबीता बोलती है, किरण, चावल का धोया हुआ पानी फेंकना मत, मैं उसे सब्जी धोने में इस्तेमाल करूंगी। अरे बबीता जेठानी जी, चावल के धोवन पानी से तरकारी किस लिए धोएंगी? और एक पानी की धुलाई में घुइयां थोड़ी ना साफ होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है फुलवा। रसोड़े में चुल्लू भर पानी भी नहीं है। जो पानी था उसे खाना पीना बनाने में इस्तेमाल कर दिया। और ये अरबी भी मिट्टी वाली किन है। नदी भी तो कितनी कोसों दूर है। कोई नहीं, गागर मटकी दीजिए, हम नदी पर से पानी ढोकर लाते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ पानी भरने नदी पर चलती हूँ। इसी बहाने पेड़ पौधों की थोड़ी ठंडी शुद्ध हवा शरीर में लग जाएगी। मंजरी और फुलवा दोनों खाली मटके उठाकर नदी पर जाने लगती हैं। तभी सास कलावती कहती है,
अरे बहू, तुम दोनों नदी पर जा रही हो ना, तो जंगल से दातून भी तोड़ कर ले आना। एक भी दातून नहीं है कि मुंह धो सकूं। और अगर सूखी लकड़ियां मिल जाए तो बटोर कर ले आना, शाम को ईंधन लाने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है बड़ी जेठानी जी। गरीब कलावती अपने 5 बेटे, बहू, पोते पोती के साथ पुराने किराए के मकान में रहती थी। पूरी परिवार को भयंकर गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ता, जिसका कारण रसोई और घर पर पक्की छत नहीं थी, बल्कि टीन की छत थी, जो कि गर्मी में काफी तपती थी। इस गर्मी में तो मौसम में आग लगा रखी है, जमीन भी जलते कोयले जितनी सुलग रही है। ये गर्मी का मौसम केवल अमीरों के लिए ही सुकून भरा है, जिनके घर में एसी, कूलर, फ्रिज सब कुछ लगा है। सोने के लिए ठंडी ठंडी हवा और पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी मौजूद है। हमारे लिए तो गर्मी का मई जून का महीना पानी के बिना काटना कितना भारी पड़ता है। सर्दी में तो फिर भी सप्लाई का पानी आ जाता है। बातचीत करते हुए दोनों बहू नदी पर आ जाती हैं, जहाँ काफी ज्यादा ठंडा सुकून और शांत वातावरण था। इतनी कड़ी गर्मी में भी नदी का पानी कलकल बह रहा है। चलो एक एक डुबकी मार लेते हैं। इतनी दूर चिलचिलाती गर्मी में चलकर आने से पूरा शरीर पसीने चिप चिप कर रहा है। दोनों बहू नदी के ठंडे ठंडे पानी में छबक छबक के नहाती हैं। तभी मंजरी को नदी के बीचों बीच एक सुंदर सा हंस बैठा हुआ दिखाई देता है। ये फुलवा, लोग तो बोलते हैं कि नदी के बीच वाले भाग में पानी बहुत गहरा है, फिर वो हंस नदी के बीचों बीच कैसे बैठा है? मंजरी, पंछी परिंदे को धरती जमीन की जरूरत थोड़ी पड़ती है, वो कहीं भी उड़ फिर कर बैठ जाते हैं। चलो जल्दी से मटका भर लेते हैं, फिर दातून लकड़ी लेकर भी घर चलना है। पानी लेकर दोनों बहू जंगल में आती हैं, जहाँ किसी सदाबहार वन की तरह पेड़ पौधे झमाझम झूमकर हवा प्रदान कर रहे थे। कुछ लकड़ी का काटने छायादार पेड़ों के नीचे बैठकर हवा खा रहे थे। ये देखो पुलवा, इस बांस के पेड़ से कितनी सारी नई नई पचखियां और टहनी निकली हैं। इसका दातून करना दांत के लिए बहुत लाभकारी होता है। दांत में मजबूती आती है और ब्रश मंजन खरीदने के पैसे भी बचेंगे। अरे वाह, तुम्हारा खोपड़िया का धांसू जुगाड़ है। देखो कितने सारे नारियल के सूखे पत्ते गिरे हुए हैं। इसे काफी अच्छी आंच लहकती। इसके पत्ते भी कितनी झाड़ीदार और मोटे हैं। एक पत्ता झोंक कर एक टाइम का खाना पीना बन जाएगा। दोनों जुगाड़ू बहू जंगल से सूखे पत्ते, लकड़ी, दातून, पानी लेकर घर आती हैं, जहाँ मकानदार चेतन लाल आया हुआ था। अरे मैंने तो तुम जैसे भूखे नंगे परिवार वालों को अपना मकान देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हर बार का धंधा पानी बना रखा है, कभी किराया टाइम पर नहीं देना होता। चेतन लाल जी, आप तो हमारे गरीब परिवार वालों को ऐसे खरी खोटी सुना रहे हैं जैसे हम आपका किराया खाकर भाग गए हैं। ऐसे कैसे किराया खाकर भाग जाओगे? चेतन लाल नाम है मेरा। गर्दन पर चढ़कर किराया निकलवाना और वसूलना आता है मुझे। अच्छे से या तो 2 दिन के अंदर मेरा किराया भरो या मकान खाली करो। अकड़ू मकान मालिक पांचों बहू के परिवार को घर खाली करने का धमकी देकर चला जाता है। तभी राजू पिंकी रोने लगते हैं। पापा, चाची, दादी, का खड़ूस मकान वाली अंकल हम सबको घर से निकाल देंगे। इतनी गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? फिर नानी के घर? नहीं राजू, नानी के घर में माँ हमको रहने नहीं देगी। अब हम लोगों को रोड पर ही रहना पड़ेगा, जैसे गरीब लोग रहते हैं। बेचारे दोनों मासूम बच्चों के अंदर घर से बेघर हो जाने का ख्याल बस जाता है, जिसे देखकर सब रो पड़ते हैं। क्या फायदा हम 5 भाइयों का होने का? खून पसीना एक करके भी आज तक हम अपने परिवार वालों को न तो ढंग से खर्चा चला पा रहे हैं और न ही थोड़ी जमीन खरीद सके कि छोटा मोटा घर बनवा लेते। लखन भैया, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और काम की मार मारी है। चेतन लाल को तो फिर भी हम लेट सेट किराया दे देते हैं, मगर कहीं और रूम देखेंगे तो एडवांस देना पड़ेगा और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। आप सब इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे यहाँ भी हम किराया भर कर रह रहे हैं। पानी की सुख सुविधा भी नहीं है। गर्मी में कितनी दिक्कत परेशानी होती है। और इस रसोई घर की छत भी टीन की है, कितनी ज्यादा तपती है, रसोई में रहा नहीं जाता। हम भाई कितनी गर्मी में लकड़ी के गट्ठर काट कर बाजार में बेचने जाते हैं, लेकिन अब लोगों ने अपने घर में गैस चूल्हा लगवा लिया, इसलिए कोई लकड़ी खरीदता नहीं। सब लोग भीषण गर्मी में रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पांचों बहू नदी पर आती हैं, जहाँ कुछ धोबी भांस की झोपड़ी के आकार के नाव में धुले हुए कपड़े लेकर पार जा रहे थे। देखो जरा इन धोबियों ने बांस का कितना टिकाऊ मजबूत नाव बना रखा है और ये पानी पर कितने अच्छे से तैर रहा है। अच्छी बात तो ये बबीता कि नाव के अंदर छांव है, क्यों ना हम भी पानी पर घर बना कर रहें। ललिता का विचार किरण को अच्छा लगता है। सचमुच
जब इस नदी किनारे इतनी ठंडक है तो इस तैरते पानी पर कितनी ठंडक होगी। तभी तो पंछी घोंसले छोड़कर पानी पर बैठते हैं दिन भर। तभी एकदम से नदी में तेज लहर उठती है और अब उन्हें नदी के बीच में साफ साफ जमीन दिखती है। वो देखो, इस गहरी पानी वाली नदी के बीच में सूखी जमीन है। हम वहाँ पर अपना घर बसा सकते हैं। वैसे भी 2 दिन के अंदर हमें घर खाली करना पड़ेगा। अभी दूसरा घर हमारे पतियों ने ढूंढा भी नहीं है। अब यही एक चारा बचा है गर्मी से बचाव करने का। पांचों बहू घर लौटकर इस बारे में अपने पतियों को बताती हैं और सब जरूरत का सामान लेकर नदी किनारे आते हैं। इस नदी का पानी काफी गहरा है, हमें उसे सूखे स्थान तक पहुंचने के लिए नाव चाहिए होगा। इस जंगल में कितना सारा बांस का पेड़ है, हम इसी से अपने लिए एक नाव बना लेते हैं। अब पांचों भाई बांस काट कर ला कर देते हैं। वहीं जुगाड़ू बहुएं लकड़ियों को रस्सी से जोड़कर कुछ घंटों में बांस की नाव बनाकर पानी पर नाव खेव कर जमीन तक पहुंचती हैं, जहां चारों तरफ गहरा पानी ही पानी था और गहराई में काफी सारी मछलियां तैर रहे थे। देखो सब लोग, इस पानी के अंदर तो कितनी सारी मछलियां हैं। और इस तैरती पानी वाली जमीन पर कितनी राहत है। अब हम यहीं पर अपना बांस का घर बसाएंगे, क्योंकि बांस हल्का होता है, वो पानी में डूबेगा नहीं। आप पांचों भाई हमारे लिए इस पानी पर ही रसोई भी बना दीजिएगा। अब पांचों भाई जंगल से काफी मात्रा में मोटे मोटे बांस की लकड़ी लाकर तैरती नदी पर घर रसोई बनाते हैं। वहीं बहू ये नदी किनारे उगी ऊंची ऊंची घास को उखाड़कर उनसे छत का निर्माण करती है। 2 दिनों के संघर्ष के बाद उनका पानी वाला रसोई और घर तैयार हो जाता है। ये बल्ले बल्ले, अब हम लोग इस तैरते पानी वाले घर में मीठी मीठी नींद सोएंगे और मम्मी चाची हमको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे। पांचों बहुएं पानी पर तैरती बांस वाली जुगाड़ रसोई में बड़े आराम से ठंडी ठंडी हवा खाते हुए खाना पीना बनाकर सबको खिलाती हैं और जीविका उपार्जन के लिए जंगल से ही घास की झाड़ू चटाई, हाथ पंखा, कालीन बनाकर बाजार में बेचती हैं, जिससे उनके घर का खर्चा आसानी से निकल जाता है।